हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। द जय गुरुदेव पॉलिटी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी नेट क्वालिफाइड। आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, यूपीएससी, आरएएस, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, जहाँ पर पॉलिटी के पेपर आते हैं या जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है संविधान सभा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और इसके मुख्य कार्य क्या थे और इसका मुख्य संरचना स्ट्रक्चर क्या है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में कि संविधान सभा जो है उसके बनने से पहले संविधान बनने की प्रक्रिया का क्या ऐतिहासिक तत्व या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या थे, या इतिहास में संविधान सभा बनने जैसा कोई कार्य हुआ था या अथवा नहीं हुआ था। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा क्या है। संविधान सभा को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये वो असेंबली थी या वो सभा थी जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ये वो सभा थी जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा बनने से पहले का जो इतिहास है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले अगर हम बात करें ऐतिहासिक तत्वों की बात करें कि ऐतिहासिक रूप से भारत में संविधान सभा की मांग कहाँ उठाई गई। सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग कहाँ उठाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले 1895 में तिलक ने संविधान सभा की मांग करी। सबसे पहले 1895 में यानी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक महाराज ने क्या करी, संविधान सभा की मांग करी कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। इसके पश्चात 1921 में महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग करी। गांधी जी ने भी 1921 में संविधान सभा की मांग करी। उसी के पश्चात एम एन रॉय जो कि बहुत प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक और विचारक भी रहे हैं, एम एन रॉय, उन्होंने 1934 में 1934 में संविधान सभा की मांग करी। उसी के दौरान एक साल के बाद 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग करी। कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान सभा की अपने अधिवेशन में बात करी कि संविधान सभा होनी चाहिए। किसने बात करी? कांग्रेस ने बात करी। कांग्रेस ने मांग उठाई, संविधान सभा की बात करी। ठीक है, अब इसके बाद का अगर हम इतिहास देखें कि भाई इसके बाद किसने मांग करी, तो हम ये देखते हैं इसके अंदर कि 1938 में 3 वर्ष पश्चात 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग करी, 1938 में मांग करी। ठीक है, अब इसके बाद में 1940 में ब्रिटिश सरकार ने एक अगस्त प्रपोजल रखा। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भी भारत में संविधान सभा की मांग करी गई। लेकिन अंतर यह था कि अब तक भारतीयों ने डिमांड करी थी, इस बार ब्रिटिश सरकार ने स्वयं ने कहा कि हम भारत में संविधान सभा बनाना चाहते हैं अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रपोजल के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में 1942 में हम सब जानते हैं क्रिप्स मिशन भारत आया। उसने ये कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि जिसका कि निर्वाचन होना चाहिए विधानमंडलों के द्वारा। भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। किसने कहा ये कहा क्रिप्स मिशन ने कहा, और कहा निर्वाचित होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन ने कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए लेकिन ये निर्वाचित होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इसी के आधार पर 1946 में जब भारत सरकार ने मन बना लिया भारत को आजादी देने का, तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो हम सब जानते हैं इसने अंतिम सरकार के लिए बात कही थी। तो कैबिनेट मिशन जो है इसने भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही, कहा कि इसका निर्वाचन होना चाहिए, और इसका निर्वाचन होना चाहिए इस आधार पर होना चाहिए कि जो प्रांतीय विधानमंडल है उनके निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा वे एकल संक्रमण मत के द्वारा इनका निर्वाचन होना चाहिए। जो निम्न सदन है आपका, जो विधान परिषद में था, विधान मंडलों में था उस वक्त भारत में, उनके सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए इसके अंदर अपने संविधान सभा के अंदर। ऐसा कैबिनेट मिशन का मानना था, इसके अंदर। ठीक है, तो इस आधार पर
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में जो है संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। भारत में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ इस आधार पर। ठीक है, अगली बात हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान सभा है इसका निर्वाचन हुआ था अगस्त 1946 में। इसका निर्वाचन हुआ था अगस्त 1946 में इसका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ये माना गया इसके अंदर कि जो 208 मेंबर थे वो थे कांग्रेस के, निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के 208 मेंबर इसमें निर्वाचित हुए थे, जिनमें से 73 जो सीट पर 73 सीटों पर आई थी मुस्लिम लीग, जिनमें से 73 सीटों पर आई थी आपके मुस्लिम लीग। ठीक है, और लेकिन संविधान सभा के चुनाव के बाद ही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान अलग देश चाहिए। ठीक, इस संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 15 महिलाएं, इस संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। और अगली बात कि जयप्रकाश नारायण जेपी ने और तेज बहादुर सप्रू ने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से अपना त्यागपत्र रिजाइन दे दिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा का स्ट्रक्चर क्या था, इसकी संरचना क्या थी। मतलब इसका निर्वाचन तो कैसे मैंने आपको बता दिया, प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा हुआ, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर, जो संरचना थी वो क्या थे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर, इसमें जो कुल सदस्य थे, कुल मेंबर जो थे वो थे इसके अंदर 389, जिनमें से एक तो थे जो जिनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, रियासतों से, और एक थे इसके अंदर ब्रिटिश भारत से, लाल भारत जिसको हम बोलते हैं, रेड इंडिया बोलते हैं, और रियासती भारत को हम बोलते थे ब्लू, अपना येलो इंडिया। ठीक है ना, तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित थे इसके अंदर 296 निर्वाचित मेंबर थे, और रियासत जो थे इसके 93 मनोनीत, इनका हुआ था नॉमिनेशन, मनोनयन हुआ था इनका, मनोनयन, ये हुए थे, मनोनीत हुए थे, ये क्या हुए थे, ये मनोनीत हुए थे, और ये हुए थे निर्वाचित। 296 हुए थे निर्वाचित, 389 थे टोटल। ठीक है, इनमें से निर्वाचित में से भी 292 निर्वाचित हुए थे प्रांतों से, 292 निर्वाचित हुए थे प्रांतों से, और 93 हुए थे मनोनीत आपके रियासतों से, जिनमें से भी 292 जो हुए थे प्रांतों से निर्वाचित। इसके अलावा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो 4 मेंबर बचते हैं, वो 4 मेंबर जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से हुए थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, जो कि थे दिल्ली, सेकंड है इसके अंदर अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में था, थर्ड था इसके अंदर कुर्ग कर्नाटका, और फोर्थ है इसके अंदर बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में। 4 की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे चुन करके, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान से, बलूचिस्तान और कुर्ग कर्नाटका से। ठीक है, तो ये स्थिति थी विधानसभा के सदस्यों के मेंबर्स की संरचना की। ठीक है, अगली बात कि संविधान सभा की तो प्रथम बैठक कब हुई, हम ये देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, प्रथम बैठक हुई। ठीक है, और इसमें जो बाबू सचिदानंद सिन्हा थे, बाबू सचिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ध्यान रखना, अस्थायी, टेम्परेरी अध्यक्ष कौन बनाए गए, बाबू सचिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, उसके बाद में इसकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, दूसरी बैठक, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए, इसमें स्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। पहले कौन थे, बाबू सचिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे दूसरी बैठक के अंदर। ठीक है, इसके बाद में एच.सी. मुखर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एच.सी. मुखर्जी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन पूछा था कई बार एग्जाम में, आरएस में, आईएएस में कई बार पूछा गया, पीजीटी वगैरह में। एच.सी. मुखर्जी जो है ये उपाध्यक्ष चुने गए, ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस हेड चुने गए, किसके, संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए, कौन, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम अगली बात करें, तो बी.एन. राव, जो कि जाने माने कानून के ज्ञाता भी थे, बी.एन. राव जो कि जाने माने कानून ज्ञाता भी थे,
तो बी एन राव जो महोदय हैं, बी एन राव, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया बी एन राव को, ठीक है ना। और बी एन राव ने ही पहला प्रारूप तैयार किया था, प्रथम प्रारूप तैयार किया था बी एन राव ने, प्रथम प्रारूप तैयार किया था बी एन राव ने संविधान का। फर्स्ट जो प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। लेकिन अंतिम स्वरूप किसने दिया इसको? वो दिया संविधान निर्माती सभा ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिति बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिति ने अंतिम इसका जो स्वरूप तैयार किया था किसका? संविधान का, ठीक है। अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि कई एग्जाम पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन, वो ये है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को 46 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से ब्लूप्रिंट था संविधान का, कि हमारी प्रस्तावना में क्या होगा, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें, मुख्य विशेषताएं होगी, समरी थी संविधान की एक तरीके से, ठीक है, जो कि प्रस्तावना का एक सार था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। और संविधान सभा ने 22 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछते हैं, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया, प्रपोजल को मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो मूल जो मंत्र था वो था, हमारी जो प्रस्तावना है पूरी वही, भारत को लोकतांत्रिक देश बनाना, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना, भारत को गणराज्य बनाना, संप्रभु बनाना, स्वतंत्रता देना, अधिकार देना, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो सारे जो लक्षण थे वो इसमें बताए गए। एक तरह से प्रस्तावना का ही एक स्वरूप है, प्रस्तावना इसी पर आधारित है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव एक तरीके से संविधान के आदर्श थे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? एक तरीके से संविधान के आदर्श थे, आइडियल्स, आइडिया होते हैं जिसमें आइडियल्स, संविधान के आदर्श थे उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। हम बात करें अगर हम संविधान सभा की मुख्य समितियों की, तो उनके अध्यक्ष से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि संघीय शक्ति समिति प्लस प्रांतीय शक्ति समिति प्लस संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू थे। संघीय शक्ति, प्रांतीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे, ठीक है। अगली बात जो कि अन्य समितियां हैं, प्रांतीय संविधान समिति के जो एक तो थी प्रांतीय शक्ति समिति और एक थी प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतों का जो एकीकरण हुआ था ना भारत के अंदर, जो कई रियासतों का, उसके भी अध्यक्ष थे पटेल। तो प्रांतीय संविधान जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, कौन थे? पटेल। और मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार हुआ, SC/ST के क्षेत्र की समिति हो गई, जो माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों की समिति हो गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? पटेल थे, कौन थे? पटेल थे, ठीक है। और जो मूल अधिकार जो समिति है उसके उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कमेटी थे उसके उप अध्यक्ष, अध्यक्ष तो कौन थे? पटेल, उपाध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रारूप समिति की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है प्रारूप समिति, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, ठीक है ना। इससे के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। प्रारूप समिति जो है इसमें 7 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इसमें 7 मेंबर थे। फर्स्ट तो थे स्वयं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड थे इसमें गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड थे इसमें के एम मुंशी, के एम मुंशी।
फोर्थ है मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। फिफ्थ थे इसके अंदर कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर इसके फिफ्थ मेंबर थे। नंबर सिक्स थे एन माधव राव, ये इंपॉर्टेंट है, एन माधव राव। एक्चुअली क्या एन माधव राव किसी जगह बने थे, बीएल मित्र ने रिजाइन दिया था यहाँ पर, इसलिए बीएल मित्र ने इस समिति से अपना त्यागपत्र दिया था। इनकी जगह कौन बने, मित्र की जगह एन माधव राव बने। और नंबर 7 मेंबर कौन थे, वो थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, जो कि डीपी खेतान की, जो कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में क्या बने थे, इसके सदस्य बने थे, प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। ठीक है, ये है इसके अंदर। अगर हम अगली बात करें कि भाई आगे क्या करा इस कमेटी ने, तो हम भी देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने क्या किया, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, इसने 3 पाठन या 3 वाचन, 3 वाचन या 3 पाठन या 3 पठन करे संविधान सभा के अंदर। ठीक है, प्रस्तुत की, अपने बातें बताई संविधान सभा के सामने। प्रथम पाठन या प्रथम वाचन था इनका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा पाठन इन्होंने क्या वाचन किया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा पठन किया इन्होंने 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, यह पाठन किया इन्होंने, और इसलिए 26 नवंबर 1949 को जब ये पाठन कंप्लीट हुआ तो संविधान को स्वीकार किया गया। ठीक है, और संविधान को अंगीकृत किया गया और संविधान को आत्मसमर्पित किया गया, यानी कि मान्यता दी गई सदस्यों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, और अधिनियमित किया गया, मतलब कि इसको मान्यता दी गई, वैलिड बनाया गया। और इस पर 284 मेंबर्स ने, 284 मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए, साइन किए। इस पर 284 मेंबर्स ने क्या किए, साइन किए। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि संविधान जो सभा है, संविधान सभा जो है, इसका पुनर्गठन हुआ आजादी के बाद। कारण क्या था कि पाकिस्तान में सब मुस्लिम लीग के मेंबर चले गए थे, तो संविधान सभा थोड़ी बदल गई थी। तो इसमें से अब बच गए थे 299 मेंबर सदस्य। ठीक है, 299 में से 229 तो थे ब्रिटिश प्रांत के, 229, 229, और 70 थे रियासत हो गए, और बाकी चले गए थे, अलग हो गए थे या पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, जिनमें से 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के इस पाठन पर प्रस्ताव में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये था इसके अंदर। अब अगली बात देखते हैं इसके अंदर हम लोग कि जो मौलिक संविधान था हमारा, मूल संविधान, इसमें कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद रहे हैं। ठीक है, और इसमें मौलिक संविधान में कुल भाग रहे हैं 22 प्रारंभ में, और 8 अनुसूचियां रही है प्रारंभ में। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचिया 12 हो गई है, और अनुच्छेद 460 है, और जो आपके भाग है वो 25 है। ठीक है, यह है इसके अंदर। तो संविधान सभा की जो भूमिका है वो ये थी कि इसने हम ये कह सकते हैं कि इस संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। इस संविधान सभा ने संसद के रूप में भी कार्य किया, संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है ना, आजादी के बाद संविधान सभा में केवल 299 मेंबर ही रह गए थे। ठीक है, और इस समिति के तो मुख्य निर्णय थे क्या थे वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। इस समिति के मुख्य निर्णय क्या थे वो भी हम देख लेते हैं एक बार, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो समिति ने क्या किया कि 1949 को कहा कि हम कॉमनवेल्थ के सदस्य रहेंगे, राष्ट्रमंडल के हम सदस्य रहेंगे, इसको मान्यता दी इन लोगों ने। ठीक है, इसके बाद 22 जुलाई इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, 22 जुलाई 1947 को इन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगे को मान्यता दी। ठीक है ना, संविधान सभा ने मान्यता दी है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या कहा कि राष्ट्रगान जो है जन गण मन है उसको मान्यता दी, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने मान्यता दी
24 जनवरी 1950 को मान्यता दी, ठीक है ना। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया। प्रथम राष्ट्रपति माना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित किया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा ने कुछ और भी कार्य किए, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया। इसके बाद संविधान सभा एक संसद के रूप में, एक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था मूल रूप से संविधान सभा का स्ट्रक्चर, उसका संविधान सभा का मौलिक इतिहास। आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही। और ये अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये संविधान सभा का जो टॉपिक है ये आपके हर एग्जाम में काम आने टॉपिक है, और ये मैंने आपको 20 मिनट के वीडियो के अंदर इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझाया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाया, मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। आप इसको बार बार रिविजन कीजिए, देखिए आपकी इसके अंदर अच्छी तैयारी पकड़ होगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगली वीडियो में मैं फिर से पॉलिटिकल साइंस का एक नया वीडियो आपके लेके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, ओके बाय।